बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 28 से 29 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है। विस्तृत तौर पर यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा यासिता सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है वैसे छात्रों के लिए जिन्होंने बीपीएससी मेकर ऐप पर 68वीं वाले कोर्स में एडमिशन लिया है। तो जो छात्र भी एडमिशन ले चुके हैं तो ऐसे में अपने प्रोफाइल में माई कोर्स वाले सेक्शन में देखेंगे कि हिस्ट्री का 3 पीडीएफ जो कि तीनों मास्टर पीडीएफ है वो अपडेट कर दिया गया है। और साथ साथ बिहार सामान्य अध्ययन यानी कि बिहार जीके की बात करें तो इसका एक पीडीएफ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे साइंस वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ से भी आपको एक पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ जो आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं सभी मास्टर पीडीएफ होंगे, बड़े साइज के पीडीएफ होंगे। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। ये प्री स्पेशल बैच है जो कि नोट्स आधारित एक बैच है। फिलहाल यहाँ पर आपको नोट्स ही उपलब्ध कराए जाएंगे। बाद में हमने प्लान किया है कि आपको इन सारे सेक्शन से वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए जो भी छात्र इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ये आपके पास 2 पैकेज ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से मटेरियल मिलने वाला है जिसमें आपका सिलेबस आधारित नोट्स होगा। और इसके अलावा हम बात करें तो आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स का ये सीरीज चल रहा है, ये डेली और मंथली जो नोट्स हमारे आते हैं वो सभी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। ये आपका छठ के बाद ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है जिसके माध्यम से अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। तो जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लें क्योंकि जनवरी 2023 में ये एग्जाम आपका आयोजित होने वाला। ये प्रस्तावित है 8 जनवरी 2023 को। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ये बिहार से रिलेटेड कुछ जानकारी यहाँ पर पहले आ चुकी है तो यहाँ पर हम इसे स्किप कर लेते हैं। चलते हैं सीधे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और घोषणा के आधार पर आप ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा अपना बिहार। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी दे दूँ। इसके तहत हमने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि हाल ही की घोषणा के आधार पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा। ये पूरे बिहार के लिए है। पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाने की अभी हाल ही में घोषणा हुई है और यह वर्ष यानी कि इस वर्ष यह 7 नवंबर 2022 को माना जाएगा। यानी कि 7 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो रही है। और एक जानकारी मैंने कुछ समय पहले आपको दिया था पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसी प्रकार से अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये भी 7 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत किया जा रहा है। तो इतनी सारी जुड़ी हुई जानकारी है जो कि हाल ही में करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप ये नोट कीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में कि हाल ही में बिहार में गठित नए मंत्रिमंडल में राजद कोटे से श्री चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है तो श्री चंद्रशेखर बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री है जो कि राजद कोटे से। अभी वर्तमान में बात करें बिहार में गठबंधन की सरकार है। इसको लेकर एक वीडियो हमने चैनल पर जारी किया था जिसमें संपूर्ण जानकारी बिहार के नई मंत्रिमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी वहां पर हमने आपको दिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पर मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। चलते यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न पर। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा प्रज्वल पांडे बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। यह है प्रज्वल पांडे जबकि इधर जो आप देख रहे हैं ये ऋषि सुनक है जो भी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
तो संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगा। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। और अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि प्रज्वल पांडे सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जमापुर के रहने वाले हैं। यहाँ पर बात है जीरादेई की। सिवान जिले के जीरादेई में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे। हम बात करें यहाँ पर जीरादेई की, तो जीरादेई को ही महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार हमने आपको जानकारी दिया है कि जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। तो यही मतलब इसी प्रखंड से संबंधित है प्रज्वल पांडे। हम बात करें यहाँ पर अगले एक्स्ट्रा फैक्ट की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में, तो हमने यहाँ पर आगे लिखा कि लीज ट्रस जो हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, तो 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा के बाद हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री बने हैं। साथ साथ यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं, यानी कि ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऋषि सुनक का जन्म हुआ था साउथहैम्पटन में। इनके जो दादा दादी थे मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। ऑलरेडी हमने पहले भी कई सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, नोट कीजिएगा। विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो कि आपको याद रखने चाहिए, खास करके अगर आप स्टेट फीसर्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो। और यहाँ पर जब आप विकल्पों पर नजर डालेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में हमने लिखा है सारण, सिवान और गोपालगंज। ये तीनों जो जिले हैं ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। इसको याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बताया था, सासीगो, यानी कि सारण, सिवान और गोपालगंज। जबकि हम बात करें पूर्णिया प्रमंडल की, बिहार में 9 प्रमंडल है, ये जानकारी हमने आपको कई बार दिया है। बात करें हम यहाँ पे पूर्णिया प्रमंडल की, तो आपको ध्यान रखना है पूर्णिया प्रमंडल में है 4 जिले। इसको हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, अकीपोक, यानी कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। जबकि बिहार के 9 प्रमंडलों को याद रखने का जो ट्रिक था ये था पूसा को मुंबा दंपति, यानी कि पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी। इसी प्रकार से हमने आपको इसको बताया था आपको, तो आई होप कि आपको याद होगा। चलिए हम चलेंगे अगले यहाँ पर तीसरे प्रश्न पर। ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि केरल सरकार द्वारा महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत इस तरह की पहल करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित है। इस तरह का पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य सभी पर्यटन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ राज्य में अधिक महिला पर्यटकों को आकर्षित करना इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। हम बात करें यहाँ पर अगले एक्स्ट्रा फैक्ट की, जो कि हाल ही में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। ये 3 शहर कौन कौन से हैं? तो ये त्रिशूर जो कि केरल का एक शहर है, नीलांबूर जो कि केरल का ही है, और साथ साथ वारंगल जो कि तेलंगाना से संबंधित है। ये तीनों शहर को अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया था। हाल ही का करंट अफेयर्स है, यहाँ से हमने आपको जानकारी दिया था। चलेंगे यहाँ पर अगले हम चौथे प्रश्न पर। यह प्रश्न है कि बिहार के किस पड़ोसी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। और इसके तहत आप ध्यान रखेंगे हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लखीमपुर खीरी जो कि जिला है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी है। नोट कीजिएगा, केंद्र सरकार के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से ये मंजूरी अभी हाल ही में मिली है। और इसके तहत आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो फैक्ट हमने शामिल किया ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर उससे पहले हम एक जानकारी ये भी आपको दे दें कि हालांकि इसके लिए प्रस्ताव का मसौदा इस साल अप्रैल 2022 में तैयार किया गया था और 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया था, जिसको अभी हाल ही में मंजूरी मिल गया है। तो नोट कीजिएगा ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पर बात है हाथियों की, तो हाथियों के बारे में हमने 2 फैक्ट आपके लिए यहाँ पर शामिल किया है।
तो ये फैक्ट है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने झारखंड के सिंहभूम जिले से 1992 यानी कि 1992 में हाथी परियोजना शुरू की थी। साथ साथ एक और फैक्ट है, दूसरा फैक्ट, कि हालांकि देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोट्टूर जिले में स्थापित किया गया है। दोनों संबंधित है हाथी से, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले 5वें प्रश्न पर। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में जारी CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में 84.7 सूचकांक मूल्य के साथ आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, यानी कि आइसलैंड का जो रैंक है ये पहला है। हम बात करें इसके बाद द्वितीय व तृतीय स्थान की, तो उसके बाद द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः नीदरलैंड और डेनमार्क है, यानी कि नीदरलैंड दूसरे स्थान पर है, जबकि डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत 44.4 मूल्य सूचकांक मूल्य के साथ 44 देशों की सूची में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना भारत 41वें स्थान पर है। भारत का जो सूचकांक मूल्य था आपको ध्यान रखना 44.4 था। इसी के आधार पर 44 देशों की सूची में भारत को 41वां स्थान मिला है, जबकि 2021 से हम इसकी तुलना करें तो 2021 के सूचकांक में 43 देशों में भारत का स्थान 40वां था। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 44 देशों का एक अध्ययन करता है, जो कि दुनिया की आबादी का 65% हिस्सा होता है। लगभग मान के चलिए लगभग प्रत्येक वर्ष 44 देशों का ये अध्ययन करता है, और इस वर्ष की बात करें तो 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर रहा। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो मर्सर का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान समय की बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष हैं मार्टिन फेयरलैंड। जबकि हम यहाँ पर मर्सर के हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप लोग को नोट करना चाहें तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, अन्यथा BPSC मेकर ऐप पर ये तमाम PDF फाइल उपलब्ध हैं। आप वहाँ से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि नोट्स वहाँ पर दिया जा रहा है आपको, तो वो आपका समय का एक तरह से बचत करता है। नोट्स के माध्यम से आप उसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। तो दोनों सुविधाएं आपके पास है, आप चाहें तो इसको नोट कीजिए या फिर PDF के माध्यम से पढ़िए। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठा प्रश्न है कि अगले माह 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बैठक या फिर COP27 कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शर्म अल शेख में ये आयोजित किया जाएगा। अब ये शर्म अल शेख आखिर है कहाँ? तो ये मिस्र में है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर जो एग्जाम में बन सकते हैं इनसे संबंधित हमने ऐड किया है। हमारा पहला पॉइंट है COP27 या फिर 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 6 से 18 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन की जो तिथि है, ये जो सम्मेलन आयोजित होगा ये 6 से 18 नवंबर तक 2022 में ये शर्म अल शेख मिस्र इजिप्ट में आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें अगले पॉइंट की तो यह मिस्र के विदेश मंत्री शमेह शौकरी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिस्र के वर्तमान जो विदेश मंत्री हैं शमेह शौकरी, इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोजित किया जाना है। हम यहाँ पर अगले एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करें COP26 के बारे में, तो इसका जो आयोजन हुआ था, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो कर सकते हैं सम्मेलन जो होता है संयुक्त राष्ट्र का, इसका पिछला संस्करण जो था COP27, इसका जो आयोजन हुआ था 2021 में, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। जबकि वहीं हम बात करें इसके अगले संस्करण की तो COP28 का जो आयोजन होगा 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगामी जो होने वाला है, और साथ साथ इस वर्ष जो होने वाला ये, और साथ साथ पिछले वर्ष जो आयोजित हुआ, ये सभी तीनों कम से कम यहाँ से आप लोग याद रखिए। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना यह सम्मेलन पहली बार 1992 में आयोजित किया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये सारे संबंधित फैक्ट हैं जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की बताएं कि किस भारतीय फिल्म को सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RRR अर्थात RRR जो मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, इसे अभी हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया।
आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में एस राजामौली द्वारा निर्देशित ट्रिपल आर अर्थात आरआरआर फिल्म को हाल ही में सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एस राजामौली की बाहुबली के बाद आरआरआर सैटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है। इससे पहले जो जीता था, ये आपको ध्यान रखना, बाहुबली ने इस अवार्ड को अपने नाम किया था, जबकि अभी हाल ही में जो दूसरी भारतीय फिल्म बनी है ये आरआर बनी है। ये यहाँ से आपको नोट कर लेना है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया गया था। यहीं पर इसका वितरण हुआ था, जहां पर आरआरआर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट यानी कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम था सैटर्न अवार्ड 2022 और यहाँ पर बेस्ट फिल्म चुना गया इंटरनेशनल लेवल पर। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। बताएं कि भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है। वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें, जिस वक्त मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं या फिर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस समय तक अगर हम देखें तो नए आंकड़े के आधार पर भारत में प्रमाणित जो ब्लू फ्लैग कह सकते हैं समुद्र तट है, तो इसकी जो संख्या ये 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इससे पहले 2 था, लेकिन हाल ही में 2 इसमें, इससे पहले 10 था, लेकिन हाल ही में 2 इसमें शामिल हुआ है, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग लक्षद्वीप में 2 नए भारतीय समुद्र तटों जिनमें कि मिनिकॉय थुंडी बीच और साथ साथ कदमत बीच को प्रदान किया गया है, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर अब 12 हो चुकी है। इससे पहले 10 थी। हालांकि यहाँ पर हमने आगे इसकी सूची को भी शामिल किया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमने उसी चीज़ को लिख दिया कि इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है। अब यहाँ पर जो अन्य है वो आप यहाँ पर सूची देख सकते हैं कि ब्लू फ्लैग से प्रमाणित अन्य भारतीय समुद्र तट, ये वो सूची यहाँ पर ऐड किया गया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करने की बात कही है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। अब यहाँ पर संबंधित कई सारे फैक्ट है। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि वैसे तो जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों ने पहले से ही सीमित औषधीय प्रयोजनों के लिए भांग को वैध किया है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम जर्मनी की बात करें तो औषधीय प्रयोजनों के लिए भांग का उपयोग जर्मनी में 2017 से वैध है। चूंकि यहाँ पर हमने जर्मनी की चर्चा की है, जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो ये आंकड़े यहाँ से ध्यान रखेगा। जर्मनी में औषधीय प्रयोजनों के लिए सीमित मात्रा में जो भांग का उपयोग है ये 2017 से ही वैध है। लेकिन वर्तमान समय की दृष्टिकोण से देखें, ये जो प्रश्न बना है तो इसको लेकर आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हाल ही में जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक ने एक योजना प्रस्तुत की है, जिसमें 30 ग्राम तक भांग रखने की अपराध की श्रेणी से बाहर करने और साथ ही साथ वयस्कों को नियंत्रित बाजार में मनोरंजक उद्देश्यों के लिए इस पदार्थ की बिक्री की अनुमति देने की बात कही है। तो इसको लेकर अभी एक योजना प्रस्तुत की गई थी जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी के वर्तमान समय में जो चांसलर ये हैं ओलाफ शाल्ज, जबकि इससे पहले जो जर्मनी की चांसलर थी ये थी एंजेला मर्केल, जो कि लंबे समय तक जर्मनी की चांसलर रही थी। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। अगला होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि साजन भानवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर होगा अभी हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ऐसे में यहाँ पर हमारा इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में साजन भानवाल ने 77 किग्रा स्पर्धा में यूक्रेन के दमित्रो वातिस्की को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। 57 किग्रा भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और आपको ध्यान रखना, ये जो प्रतियोगिता था अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ये स्पेन में आयोजित हुआ था। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो इस प्रकार से वे ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने हैं। ये यहाँ से ध्यान रखें। स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। हम अगले पॉइंट पर चलें। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर इनसे संबंधित है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार 2017 में पोलैंड में आयोजित की गई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये पोलैंड में हुई थी 2017 में। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया है, वे किस देश के थे। हालांकि यहाँ से आपको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जो यूनिक होता है उस पर एग्जाम जो क्वेश्चन सेटर होता है उनका नज़र बेहतर तरीके से रहता है।
तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ये मान के चलिए हम बात करें ये संबंधित है ईरान से, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे याद है कि 2021 में मैं आपको करंट अफेयर्स का सीरीज प्रोवाइड कर रहा था, तो 2021 में मैंने नोटिस किया कि कई वीडियो में कमेंट आया कि सर इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। लेकिन आप प्रश्न पत्र को उल्टा के देखिएगा, कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे, आप ये सोचेंगे कि इस तरह का प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन जो होता है, मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 प्रश्न है, तो लगभग 25 प्रश्न जो होते हैं वो आपको मान कर चलना पड़ेगा कि 25 प्रश्न तकरीबन, ये मतलब उसका जो लेवल होगा वो एकदम से लो टू मॉडरेट होगा। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे प्रश्न एकदम से कठिन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एकदम से सही तरीके से, सुटेबल तरीके से तैयार किया जाता है। ये यहाँ से आपको समझना चाहिए। तो वैसे प्रश्न जो आपको लगे कि पूछे जा सकते हैं तो जरूर पढ़िए। खास करके करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स को अगर आप दिन भर में 24 घंटा में आधा घंटा समय दीजिए, ये लेक्चर को आप श्रृंखला के सारे लेक्चर को देखिए, पढ़िए, और यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। ये मेरा आपसे 100% वादा है। आधा घंटा आप दीजिए, बाकी दिन भर जो आपका समय बचता है वो अदर सेक्शन पे दे सकते हैं। करंट अफेयर्स का तैयारी जो होता है बेहतर तरीके से कीजिए। 40 प्रश्न आपके एग्जाम में होते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो दुनिया भर में सबसे गंदे शख्स के नाम से मशहूर 94 साल की ईरानी नागरिक अमो हाजी का अभी हाल ही में मौत हो गया, फिर निधन हो गया है। और वे कहाँ के रहने वाले थे? वे ईरान के रहने वाले थे। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 60 वर्षों से वे नहीं नहाए थे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना, दरअसल कुछ समय पहले उनके गाँव वालों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर नहला दिया और परिणाम स्वरूप इतने सालों के बाद नहाने के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई और हाल ही में उनकी मौत हो गई। ये यहाँ से जानेंगे 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अब यहाँ पर हम अगले फैक्ट की बात करें तो वे बीमार होने के डर से स्नान करने से बचते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता उन्हें बीमार कर देगी। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, उनकी इस व्यवहार को लेकर 2013 में द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमो हाजी नाम की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। ये संबंधित है इन्हीं से, अमो हाजी से, जो कि ईरान के रहने वाले थे। हालांकि इनका जो खान पान था वो एक सामान्य मानव की तुलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। आप लोग गूगल पे जाके इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होगी जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। ये मतलब थोड़ा सा विचित्र तरह का इनका लक्षण था और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बस अब यहाँ पर आपको जो याद रखना एग्जाम पर्पज़ से, ये किस देश के रहने वाले थे, कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, इनका नाम क्या था, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में जो इसका आयोजन हुआ है ये मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, राजमाता विजया राजे सिंधिया की 103वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। बात आई हम मध्य प्रदेश की, तो उससे पहले हम यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दें कि जो करंट अफेयर्स का एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ है टेस्ट का, करंट अफेयर्स टेस्ट के श्रृंखला को आप चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। इसका 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये आपकी 68वीं के लिए चलाया जा रहा है। आप लोग इसे देखेंगे तो यहाँ से आपका एकदम से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। साथ ही इसका पीडीएफ फाइल जो एकदम से निःशुल्क है, आप पीपीएससी में अगर ऐप के थ्रू करंट अफेयर्स वाले सेक्शन के तहत वहाँ पर आप क्विज वाले, यानी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन, क्विज नहीं बल्कि क्विक रिवीजन वाले वहाँ पर सेक्शन में जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ फाइल को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपको ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जुड़े हुए जरूरी फैक्ट हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका रिवीजन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार चेनारी में एथनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताएं कि चेनारी किस जिले का एक स्थान है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें सभी जानकारी आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो 68वीं के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। 8 जनवरी 2023 को ये प्रस्तावित है, मान के चलिए इस तिथि को आपका एग्जाम आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।